लंदन में बैठ के हमारी फौज के खिलाफ साजिश कि जब अब कहते हैं आर्मी का चीफ और जो ISI का चीफ है उसको फौज बदल दे, तो क्या फौज कोई एक जमहूरी इदारा है? जब तक हम इनको कानून के नीचे नहीं लेके आएंगे और इनका पैसा नहीं निकालेंगे, इंशाल्लाह मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। अवाम को और नवाज शरीफ को एक दफा फिर मिलकर इस मुल्क की खिदमत करने दो। अब ये NRO हमसे मांग रहा है, लेकिन सिलेक्टेड अब तुम्हें नवाज शरीफ इंशाल्लाह और मुस्लिम लीग नून तुम्हें NRO नहीं देगी, क्योंकि पहले तुम सिलेक्टेड थे, अब तुम रिजेक्टेड हो। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दोहरा के साथ मैं हूं असदरीम खान और मेरा साथ देंगे इफ्तिखार शराजी साहब। जैसे आपने देखा गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबात होने को जा रहे हैं, लेकिन अगर 24 की लगभग नशिस्तें हैं जिन पर मुकाबला बड़ा सख्त किस्म का मुकाबला होने को जा रहा है, साथ में एक बहुत बड़ी बुनियादी इस्लाह देखने को मिल सकती है गिलगित बल्तिस्तान की हैसियत को एक सूबे में तब्दील करने की। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ये अहद कर चुके हैं कि गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाया जाएगा, जबकि दूसरी जानिब मरीम नवाज़ साहिबा का कहना है, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की नायब सदर हैं, कि ये काम सिर्फ मियाँ नवाज शरीफ साहब कर सकते हैं। अब याद रहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी बहुत ज़्यादा गिलगित बल्तिस्तान में जोश व खरोश से कैंपेन कर रही है और इंडिपेंडेंट तज्ज़ियाकारों का कहना है कि बुनियादी मुकाबला PTI और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बीच होगा, क्योंकि मुस्लिम लीग नवाज़ में कई दरारें पड़ रही हैं गिलगित बल्तिस्तान के चैप्टर के मुतालिक और डिफेक्शंस भी हो रही हैं। लेकिन उस पर मरीम नवाज़ साहिबा का कहना है कि वो लोग जो हमें छोड़ के गए उनका साथ अवाम नहीं देगी। अब इन तमाम अमूर पर बात करने के लिए एज ऑलवेज शराब अगर आगाज़ करें सर, सबसे पहले तो जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का हाफिज़ाबाद में एक बार फिर PTI का जो बयानिया था दोहराया उन्होंने कि ही विल नॉट रेस्ट जब तक मियाँ नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आते, कानून की पकड़ नहीं होती और जो भी लूटा हुआ पैसा है वो वापस नहीं आता पाकिस्तान के रियासती ख़जाने में। लेकिन दूसरी जानिब शराजी साहब, आप सबसे बेहतर जानते हैं कि मियाँ नवाज शरीफ साहब को PTI गवर्नमेंट ने ही जाने दिया था। अब अगर मियाँ नवाज शरीफ साहब नहीं बात कर रहे इलाज की या ट्रीटमेंट की, तो ये इस हुकूमत की पॉलिसी का नतीजा है। और इमरान खान साहब के ही बकौल आपके अपने काबीना के वज़रा तो बहुत ज़्यादा हमदर्द थे कि बतौर एक ह्यूमैनिटेरियन केस उनको बाहर जाने दें। अब ये कहना, कई बार कहना कि जी उनको हम वापस लाएंगे, पैसे बहाल करेंगे, ये सब का सब काफ़ी काउंटर प्रोडक्टिव नहीं है सर? अब पॉलिसी पे बात हो जाए, कानून साजी पे बात हो जाए, आपने उनको जाने दिया, वो वापस नहीं आ रहे दी एंड। बिल्कुल 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 दुरुस्त फरमा रहे हैं आप, लेकिन उससे पहले मेरा ख्याल है कि अगरचे साबिक वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ ने एक तो मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर ये तकरीर नहीं दिखाई गई और ये बात उन्होंने मेरा ख्याल में कोई एक बार कही है जी, लेकिन बड़ी हैरान कुन बात है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को 3-4 बार दोहरा चुके हैं और वो भी मेन स्ट्रीम मीडिया पे, गोया कि नेशनल मीडिया के ऊपर। तो मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि एक ऐसी बात कि जो हुकूमत वक्त समझती है कि पाकिस्तान की रियासत और रियासत के एक इदारे के ख़िलाफ़ है जी, और वो किसी दुश्मन मुल्क का एक नैरेटिव है, उस नैरेटिव को कोई और नहीं दोहरा रहा बल्कि हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर दोहरा रहे हैं। ठीक, तो थोड़ा सा इस बात का पहले तो ख्याल रखना चाहिए कि वो गुफ्तगू के जो सोशल मीडिया के तक हुई है, अगर जिस मुल्क के अंदर सोशल मीडिया यूज़र्स भी अच्छे खासे हैं, लेकिन कम अज़ कम मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर वो नहीं दिखाएगी वो तकरीर, और आप उनके अल्फाज को मन दोहरा रहे हैं जी। तो मैं नहीं समझता कि ये बड़ी दानिशमंदी है और आपको बड़े अपोजिशन को क्रिटिसाइज करने का बेहतरीन आप तरीका अपना रहे हैं। रादर ये है कि आप तो नवाज शरीफ के बयानी को प्रमोट कर रहे हैं, प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो खान साहब थोड़ा इस बात पे भी गौर कीजिएगा कि आप जब उनके कहे अल्फाज को दोहराते हैं और उनकी तशरीह ये करते हैं कि शायद वो फौज के आम सोल्जर को ये कह रहे हैं कि अपनी क़यादत के खिलाफ बगावत, तो आप बात को बढ़ाते हैं। जी 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 बिल्कुल। तो मेरा ख्याल है कि इस तरह की ना तो उनको तशरीह करनी चाहिए और ना ही नवाज शरीफ साहब के कहे हुए अल्फाज को बार बार इस तरह जलसों में या टीवी के कैमरों के सामने बैठ के दोहराना चाहिए। और बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि आपका बयानिया, आपका जो मंशूर का सबसे अव्वलीन नुक्ता है वो करप्शन है।
आपने करप्शन के ख़िलाफ़ एक मुहिम शुरू की, इस शायद इसी बुनियाद पे आपको लोगों ने वोट भी दिए, लेकिन पिछले 2 सालों में हमने देखा है कि ऐसा कुछ होता हुआ नज़र तो नहीं आ रहा। आपके इदारा जो नैब, जिसके ऊपर आपकी डिपेंडेंसी सारी है, उसकी प्रोसिक्यूशन इतनी कमज़ोर है कि लोग 6 महीने बाद, 8 महीने बाद, 16 माह बाद, 10 माह बाद बिलाखिर ज़मानत पे बाहर आ जाते हैं और वहाँ पे जाके नैब के वकील गोया कि इस्तदा करते हैं अदालतों से कि अभी और रिमांड दिया जाए, अभी हमें और इन्वेस्टिगेशन करनी है, अभी हमने और कुछ टाइम लेना है और रेफरेंस अभी दायर नहीं कर सकते। तो और हालत यह है कि ख्वाजा बिरादरान के केस में जो सुप्रीम कोर्ट ने नैब के मुतल्लिक कह दिया, उसके बाद तो मेरा ख्याल में जो खान साहब का एहतसाब का नैरेटिव था वो तो बुरी तरह मुतासर हुआ है। और बिल्कुल आपने ये भी ठीक कहा कि आप अपने हाथों से आपने भेजा, अब आप उन मेडिकल रिपोर्ट्स के ऊपर भी डाउट का इजहार कर रहे हैं कि शायद वो दुरुस्त थी कि नहीं थी। तो मेरे भाई, प्राइम जो है वो कल्प्रिट तो आपके हिसाब से वही थे, नवाज शरीफ साहब। आपका जो आपकी एंटी करप्शन जो ड्राइव थी उसका जो वो कहते हैं ना कि हीरो तो वही थे, तो आपने अपने हाथों से उनको बाहर भिजवा दिया और जो पॉसिबल चेक्स थे उनको बाहर भिजवाने से पहले लगाने चाहिए थे आपको, वो आपने नहीं लगाए। अब आप पब्लिक कंजम्पशन के लिए या आप अपने बयानिए को बचाने के लिए या कम से कम आम लोगों को ये तासुर देने के लिए कि हम तो डटे हुए हैं अपने मंशूर के अवलीन नुक्ते पे और हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज तो डिफरेंट है। ग्राउंड रियलिटीज तो ये कह रही हैं कि आपका बरतानिया के साथ कोई तहवील मुजरमान का किसी किस्म का मुआहदा नहीं है। 1970 की दहाई भी अगर आप देख लें तो तब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब कहा करते थे कि वो ब्यूरोक्रेट या वो सियासतदान जिन्होंने कौम का जो लूटा हुआ पैसा है वो बाहर पार किया हुआ है उसको हम वापस लाएंगे। और मुबश्शिर हसन और दीगर वज़रा को ये टास्क दिया गया कि आप एक सेल बनाएं जिससे ये तमाम असासे पाकिस्तान को बहाल हो सकें। लेकिन अब उस बात को भी सर कोई 4-5 दहाई तो हो गई, अभी भी क्योंकि ये पीटीआई के मंशूर का एक मरकज़ी हिस्सा है कि हम ये सारे ये गैर कानूनी जो असासे बने पाकिस्तानियों के टैक्स पेयर के पैसों से बने, उनको हम किसी तरह से वापस लाएंगे। इस पर अगर हम थोड़ी सी अगर तवज्जो डालें सर, सबसे पहले तो जो आपका कानूनी स्कीम है उससे ये सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाती है या इस तरह का नतीजा हासिल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। नैब ऑर्डिनेंस में आप या तो वॉलंटरी रिटर्न या प्ली बार्गेन के ज़रिए ये सब कुछ कर सकते हैं, और जो हमारे सियासतदान हैं जो नैब के पकड़ में आए हुए हैं वो अक्सर ये करना चाहते नहीं हैं क्योंकि उनके सियासी करियर का फिर ये ख़ात्मा हो जाएगा। एक तो ये चीज़। दूसरा, आपने एक यूनिट बनाई एसेट्स रिकवरी यूनिट, वो यूनिट मुतनाज़ा होगी। आपने देखा जो अदालत उज़्मा का फ़ैसला आया जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब के केस के सिलसिले में, उसमें कई नुकात उठाए गए कि जी इसकी नोटिफिकेशन किस तरह हुई, वज़ीर आज़म क्या कुछ कर सकते थे इख्तिलाफी नोट में, और जो मेजॉरिटी नोट है हालांकि उन्होंने ARU को उस तरह उन अल्फाज में तो नहीं कैटेगराइज किया, उन्होंने ये ज़रूर कहा कि जो तहकीक की थी उसको सही तरह ऑथराइज नहीं किया गया। कहना का ये मकसद है शराजी साहब कि अगर आप ARU एसेट्स रिकवरी यूनिट के ज़रिए ही ये सब कुछ करना चाहते हैं तो उसके पीछे भी जो कानूनी स्कीम है वो काबिल तवज्जो है, और आपके जो सीनियर लीगल माहिरीन हैं उनको इस पर वक्त देना होगा, बैठ के सर जोड़ना होगा कि जी हम इसको किस तरह एक बेहतर तरीके से निकालें। तो प्ली बार्गेन और वॉलंटरी रिटर्न, एसेट्स रिकवरी, इस पर अगर आप सही तरह से काम करेंगे तो तभी कुछ होगा। ये कि जी आप एक सियासी जलसे में इस तरह की पॉपुलर बातें करें, कर तो सकते हैं लेकिन उसके फिर नताइज हमें उस तरह नुमाया नहीं होंगे। दुरुस्त कह रहे हैं, बिल्कुल यही वो एरियाज है जिनके ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। लेकिन अगेन अगर आप एसेट रिकवरी यूनिट को स्ट्रेंथन कर भी दें, बुनियादी तौर पे शहजाद अकबर साहब का ये फरमाना था कि उन्होंने इनिशियल जो 6 मंथ थे इस गवर्नमेंट के, उसमें बैरून मुल्क को $7 बिलियन के इस तरह के कुछ असासे आइडेंटिफाई किए थे। लेकिन असद बात तो यह है ना कि आपने कितने मुल्कों को खतूत लिखे, उनका क्या जवाब आया। आज भी आप अगर आप पढ़ें, बहुत सारे आर्टिकल्स आपको ऐसे मिलते हैं पढ़ने को जिसमें ये हम देखते हैं कि बहुत सारे ममालिक की ये स्टेट पॉलिसी है कि वहाँ पे ब्लैक मनी को लैंड करने दिया जाता है, उनकी इकॉनमी को वो बड़ा उससे बूस्ट मिलता है।
और देखा जाए तो खुद बरतानिया के बारे में कहा जाता है कि बहुत सारी ब्लैक मनी वहाँ जाके लैंड होती है और वहाँ लोग उसको बड़ा सिक्योर और सेफ फील करते हैं। इसी तरह स्विट्ज़रलैंड से लेके पता नहीं कौन कौन से और ममालिक हैं जहाँ पे इस तरह के कोई आपको डिस्करेज नहीं करता और आपसे सोर्स ऑफ मनी नहीं पूछा जाता। तो मेरे ख्याल में आपने यूनिट ज़रूर बना दिया, आपने खतूत भी लिखे, लेकिन मुझे लगता है कि दुनिया भर से आपको कोई ज़्यादा इनकरेजिंग रिस्पांस नहीं आया कि जिसमें आपने किस मुल्क में कुछ आइडेंटिफाई किया हो। और उसके बाद यूएई की एग्जांपल ही ले लें, दुबई की एग्जांपल ही ले लें आप, क्या आपने वहां पे कुछ नहीं लिखा होगा? क्या वहां पे लोगों ने अपने पैसे पार्क नहीं किए होंगे जो इलीगल मनी थी? उसमें किए होंगे, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वहां से आपको कोई जो अच्छा बहरिया जवाब टाउन मिला। से जुड़ा हुआ वो कहते हैं कि जी एक बहुत बड़ी जीत है, उसमें हमने बहुत ज़्यादा जो फंड्स हैं वो रिकवर कर दिए। अब गैर हतमी रिपोर्ट्स के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि अदालत उज़्मा का जो फैसला था कराची, बहरिया टाउन कराची के हवाले से, वो उसमें ही पार्क हो जाएगा, उसके अगेंस्ट एडजस्ट हो जाएगा। मैं तो ये कहता हूँ सर कि बहरिया टाउन कराची में जो इम्प्लीमेंटेशन का फैसला आया था, जिसमें जस्टिस एजाज अफजल खान साहब का 4 मई का फैसला है, उसको रियासत को परस्यू करना चाहिए कि ये जो अमल दरामद का ऑर्डर है, ये 4 मई के का जो अदालत उज़्मा का हतमी फैसला था उनके 4 कोनों के मुताबिक नहीं है। उसमें तो बाकायदा कहा गया था कि नैब के रेफरेंसेस होने चाहिए, तहकीक होनी चाहिए, तफ्तीश होनी चाहिए। ये नहीं कि आप एक अरबों और खरबों के रकम को इसी तरह आप प्रेजेंट करें, वो भी फिर किस्तों में जाएगा और ये जो आपका सारा जो एक तरह से एक डाका है उसको इस जरिए वैलिडेट कर दिया जाएगा। तो कई तरीके हैं कि रियासत अगर करना चाहे तो पैसे बहाल कर सकती है और अदालत उज़्मा के फैसले के वजन को भी इस्तेमाल कर सकती है। किस तरह देखते हैं शराजी साहब? बिल्कुल बिल्कुल, जिस केस का आपने जिक्र किया बहरिया टाउन का, पहले तो मेरा ख्याल में ज़रा जाके कोई पूछे कि जो कमिटमेंट दी गई थी खुद बहरिया टाउन इंतजामिया की जानिब से, कितने पैसे अभी तक वापस दिए गए, कितनी किस्तें दी गई हैं। तो उस जजमेंट के जो इम्प्लीमेंटेशन का हशर हुआ है ना, वो भी इस रियासत के मुंह पे मैं अब क्या कहूँ, मतलब है कि कोई लफ्ज़ नहीं मिलता कि बंदा कहे कि बेदस्त पा बैठे हैं कि एक अदालत के अंदर एक फैसला हो गया, उसके ऊपर वो फरीक इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा और आज तक उसको पूछने वाला कोई नहीं है। तो मैं समझता हूँ बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि जिन केसों में फैसले आ चुके हैं, बाकी केसेस तो चल रहे हैं ना, कहीं में अभी अब रेफरेंस भी दायर नहीं हुआ, आप चोर लोगों को कह रहे हैं भाई, यहां तो कह दिया गया है कि कम से कम 490 अरब रुपए कम से कम उन्होंने एडमिट भी किया कि हाँ बिल्कुल हम देंगे, लेकिन मेरे इतलात के मुताबिक एक किस्त से ज्यादा अभी तक दोबारा जमा नहीं कराई गई है। तो ये सूरत हाल है। और साथ में FBI को भी आपने कहा था, आपको याद होगा कि वो भी ऑर्डिनेंस जारी हुआ था कि जो बेनामी पाकिस्तान के अंदर जायदादें हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाए और उसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और शबर जैदी के जाने के बाद मुझे बताया असद उस मामले में क्या हुआ है, बिल्कुल सारा का सारा मामला ठप होकर पड़ा हुआ है। क्या मुल्क के अंदर, मैं कहता हूं बैरून मुल्क तो लोग लेके गए हैं पैसे, मुल्क के अंदर बहुत सारे लोगों ने बेनामी जायदादें बना के रखी हैं, उनके असासे पड़े हुए हैं, लेकिन क्योंकि इस सिस्टम इसके अंदर उनका सपोर्टर है, उनके लिए उनको फैसिलिटेट करता है, बेनिफिशियरी है, लिहाजा ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करने के बजाय, उनसे लूटी हुई रकम वापस लेने के बजाय उनको बिहाइंड द बार डालने के लिए रादर इस तरह की स्कीमों को नाकाम बनाया जाता है। और किधर का विसल ब्लोअर कानून आपका? किस शख्स ने आज तक विसल ब्लो की है और इस मुल्क की इस रियासत को बताया हो कि फलां इदारे के अंदर करप्शन हो रही है या फलां शख्स ने अपने जो जाहिर आमदन उससे के बड़े असासे बना लिए हैं? क्योंकि भाई विसल ब्लो करने वाले खुद बेनिफिशरी हैं, उनके दोस्त हैं, उनके साथ मिलकर हिस्सा बराबर कर ले रहे हैं। तो कोई विसल ब्लो नहीं होगी, आपको किसी और तरफ जाना पड़ेगा। मैं तो समझता हूं कि जिस इदारे पे आप कहते हैं कि अभी तक वो बड़े डिसिप्लिन वे पे काम कर रहे हैं, ये काम भी उन्हीं की सौंप के देख लें, जरा उनको दे दें कि भाई मेरे को एक फोर्स बनाएं कि जो बड़े सीक्रेटली जाके चीजों को देखे, आइडेंटिफाई करें और उसके बाद और ये 2-3 चीजें हैं ना शराजी साहब, हम जिक्र तो कर चुके हैं PTI के मंशूर का कि अगर आप चाहते हैं कि ये मईशत मुस्तहकम हो, आप चाहते हैं कि ये IMF के शिकंजे से किसी तरह से निकले, तो ये 2-4 चीज़ें हैं, लेकिन उन पर प्रोग्रेस उस तरह का नहीं नज़र आ रहा। सबसे पहले तो अगर ये सारे ये लूटे हुए एसेट्स हैं उनको आप बहाल करना चाहते हैं, वापस लाना चाहते हैं, तो किस तरह, और उस पर हमने अभी तफसीलन डिस्कशन की है। लेकिन साथ में जनाब आपने FBR का जिक्र किया, टैक्स बेस को वसी करना था, आपने वसी बनाना था।
उन टारगेट्स में आप मार खा रहे हैं। तीसरा सर, जो बात की जाती थी, असद उमर साहब ने की, पीटीआई के कई सीनियर वुज़रा ने की, कि स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस जो कि बहुत बड़े बड़े आपके ये लॉस मेकिंग मंसूबे बन गए हैं, चाहे वो पाकिस्तान स्टील मिल हो, चाहे वो पीआईए हो, दीगर इस तरह के अदारे हों। पहले असद उमर साहब ने कहा था कि एक कलेक्टिव एक वो फंड होगा और कलेक्टिव एक बॉडी होगी जो इस सबको मैनेज करेगी, और फिर एक वहाँ से फिर एक सिलसिला चल पड़ेगा। लेकिन उस पर भी हमें उस तरह की या तो प्राइवेटाइजेशन या कोई रिफॉर्म पॉलिसी नहीं नजर आई। वेलकम बैक टू दो राय। दुनिया भर में पाकिस्तान की कोविड पॉलिसी की पजीराई तो हुई, लेकिन पाकिस्तान में क्या उस पर उतना अमल दरामद हुआ जो कि हो सकता था? हुकूमत वक्त और सूबाई हुकूमतें का बार बार ये कहना है कि जब तक सेकेंड वेव से निजात हासिल नहीं होता तो पाकिस्तानियों को इस बहुत ही ख़तरनाक मर्ज़ का सामना करना होगा। अब जो नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर है वो मरकज़ी अदारा जिसमें तमाम कोविड के जो इश्यूज़ हैं उनसे वो डील करेगा, उन्होंने एक नया ना सिर्फ फ़ाइन आयद किया है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी कहा है कि 16 शहर हैं जो कि हाई सेंसिटिविटी हैं, जिनमें लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, गुजरांवाला, एबटाबाद और दीगर शहर शामिल हैं। जी शराजी साहब, इस पर अगर बात करें तो सेकंड वेव अब हमें नज़र आ रहा है सर। वज़ीर आज़म का भी यही कहना है और जो आपके सूबाई वुज़राए आला हैं उन्होंने भी कहा है कि जी अब इस पर आपको एहतियात करना होगा, और जो मास्क ना पहने पे अभी 100 रुपये का एक और उन्होंने फ़ाइन आयद किया है, वो भी आपके सामने है। किस तरह देखते हैं जनाब? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि अब सेकंड वेव पूरी दुनिया को बड़ी बुरी तरह हिट कर रही है, और आपने देखा है कि यूरोप में तो कई ममालिक दोबारा कंप्लीट लॉकडाउन की तरफ चले गए हैं, और बड़े लंबे अरसे के गोया कि कुछ 31 जनवरी तक तो कोई दिसंबर तक। तो मेरा ख्याल में पाकिस्तान के अंदर भी तो अब पॉजिटिविटी का रेशो हर आने वाले दिन के साथ बढ़ता जा रहा है, और कल तक फिगर अब 1500 पे पहुंच गए पॉजिटिव के। लेकिन मैं बड़ा हैरान होता हूं असद कि एक तरफ तो आप नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर आपने बनाया और वहाँ से बैठ के आप लोगों को ये बताते हैं कि एक दूसरी लहर बड़ी ख़तरनाक तरीके से शुरू हो गई है, लेकिन जो इस वक्त पॉजिटिविटी का रेट देखें, अगर हम ब्रेकअप दें तो गिलगित बल्तिस्तान के अंदर 14% है असद, और हालत यह है कि वहाँ पे इलेक्शन हो रहे हैं बिल्कुल, और टिका के जलसे किए जा रहे हैं, सारे कर रहे हैं माशाल्लाह से। अच्छा, उनमें कोई मास्क नहीं पहन रहे अगर आप देखेंगे। जी 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 जी, आपने वहाँ के जलसों के अंदर देखे कितनी पैक्ड क्राउड है, और रहनुमाओं से लेके तो आम जो है वो पार्टिसिपेंट तक किसी ने जो है वहाँ पे किसी किस्म का कोई मास्क यूज़ नहीं कर रहा। तो मैं हैरान होता हूँ एक। उसके बाद आप खुद प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान भी देखे, सवात में वो गए हैं कल, आज आफजाबाद में उनका जलसा हुआ है, या उनके जो वजीर अमूर कश्मीर हैं वो गिलगित बल्तिस्तान के अंदर वो भी जलसे कर रहे हैं। तो मतलब है कि जो गवर्नमेंट है अगर वो उसका कंडक्ट ये होगा तो लोगों से आप कैसे कहेंगे कि वो एहतियात बरतें, सोशल डिस्टेंसिंग करें, मास्क पहने और बाकी चीज़ें करें? मैं नहीं समझता। इस्लामाबाद मेरे ख्याल में गिलगित बल्तिस्तान, उसके बाद आज़ाद कश्मीर के अंदर कुछ 13.5% है पॉजिटिविटी रेट, उसके बाद कराची और इस्लामाबाद जो है वो टॉप कर रहे हैं। इस्लामाबाद में भी आपने एक सकाफती मेला लगा दिया जहाँ पे लोग जा रहे हैं शक्करपड़िया के इलाके में सैकड़ों हज़ारों की तादाद में। तो मैं हैरान होता हूँ कि जो आपके डिसीजंस हैं वो बड़े अजीब व गरीब किस्म के हैं। एक तरफ आप लोगों को डरा रहे हैं कि एक दफ़ा फिर जो है वो कोरोना पेंडेमिक तेजी से फैल रहा है, दूसरी तरफ आप लोगों को अलाउ कर रहे हैं, गैदरिंग का भी आप इनकार के लिए कह रहे हैं। एक तरफ शराजी साहब पाबंदियां ऐसी हैं कि मास्क पहनने पे 100 रुपए का जुर्माना है। आपने इंडोर शादियों पर टोटल पाबंदी लगा दी है। आपने कहा अगर करेंगे तो बाहर ही करेंगे, और उधर भी शायद 1000 लोगों की आपने अपर लिमिट लगा दी है। फिर आपने कहा है सरकारी अफसरान के लिए भी, और जो आपका प्राइवेट सेक्टर है
उनके लिए 50% तक आप वर्क फ्रॉम होम करना चाहिए, आपको घर बैठ के काम करना चाहिए, दफ्तर नहीं आना चाहिए। तो एक तरफ जब आपकी पॉलिसीज इतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिव हैं, इतनी ज़्यादा सख्त हैं, तो जब आदमी दूसरी तरफ देखता है कि गिलगित बल्तिस्तान में तो ऐसे जोश से इस तरह के जलसे किए जा रहे हैं और आपके जो सबसे सीनियर लीडरान हैं, और इसमें तफरीक भी नहीं आदमी कर सकता, चाहे उनका पीटीआई से, पीपल्स पार्टी से या नून लीग से ताल्लुक हो, ना तो लीडरान मास्क पहन रहे हैं, ना तो कारकुनान मास्क पहन रहे हैं, ना तो जो आम आवाम उसमें शामिल होती है जलसे में उनमें से भी कोई मास्क नहीं पहन रहा। तो बहुत ही अजीब किस्म का मुजाहरा है। अगर आप एनसीओसी के पॉलिसीज मुल्क भर में उनको वसी करना चाहते हैं, क्योंकि साथ में सर एनसीओसी का तो यही कहना है कि अगर सूबाई सतह तक सेहत का इशू डिवॉल्व हो गया है तो सूबों को अपने तरीक़ेकार के ज़रिए एनसीओसी की पॉलिसीज़ पर अमल दरामद की कोशिश फिर भी करनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो नहीं नज़र आ रहा शराजी साहब। बिल्कुल बिल्कुल वो चीज़ें भी नहीं नज़र आ रही। दूसरा ये है कि जो आपके जो पहले भी कह रहे थे, जो फैसले आप कर रहे हैं बड़े अजीब व गरीब कर रहे हैं। देखिए ऐसा अब सर्दियों का मौसम है और रात के 10 बजे वैसे काफ़ी देर हो चुकी होती है। जब सनसेट आपका 5 बजे हो रहा है, 5:30 हो रहा है, 5:15 हो रहा है, उसके बावजूद भी आप लोगों को अलाउ कर रहे हैं कि रात 10 बजे तक मार्केट्स खुली रहेंगी। जी यस खुदा का वास्ता इसको तो कम से कम 8-7 पे लेके आए ना। अगर 10 बजे तक आप अलाउ कर रहे हैं, 10 के बाद तो वैसे ही बड़े इक्का दुक्का लोग बाहर निकलते सर्दियों में, तो कौन निकलेगा। तो ये बड़ा अजीब फैसला है आपका कि आपने 10 बजे तक लोगों को अलाउ कर दिया कि वो कर सकते हैं। साथ में जो टेस्टिंग एबिलिटी थी असद, हम बार बार जब से पेंडेमिक आई है हम ये बार बार कह रहे, हुकूमत का ये क्लेम था कि हम अगले महीने में 1 लाख तक चले जाएंगे। अभी तक भी सेकंड वेव आई है और 34,000, 30,000, 29,000 से ऊपर आप टेस्ट नहीं कर रहे जी। अगर आपकी एबिलिटी हो गई है ज्यादा तो आप कम से कम इसको तो स्कोर को बढ़ाएं ताकि जो एक्चुअल सिचुएशन है वो तो लोगों के सामने आए। लोग एक चीज से खौफजदा होते हैं कि जब आप नंबर ऑफ पेशेंट ज्यादा दिखाएंगे तो लोग डरेंगे। अगर नंबर ऑफ पेशेंट 700, 600, 900, 2000, 1200 आते रहेंगे तो 22 करोड़ के मुल्क में लोग कहते हैं यार ये तो कोई फिगर ही नहीं है। अगर आपके पास एबिलिटी ज्यादा होगी और आप एक दिन में 1,00,000, 1,15,00,000 टेस्ट कर सकते हैं तो लोगों को बताएं कि भाई मेरे एक दिन में 20-20 हजार, 15-15 हजार पेशेंट आ रहे हैं तो खबरदार हो जाएं। अगर आपने एसओपीज को फॉलो नहीं किया तो ये बीमार आपके घर में भी आ सकता है। ये एक वाहिद तरीका है, लेकिन इस टूल को अभी तक गवर्नमेंट बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कर रही। एक और बात कि खुदा न खास्ता अगर ये सेकंड वेव बड़ी बुरी तरह में हिट करती है अस्पतालों के अंदर, क्या हमने वो अरेंजमेंट्स कर ली हैं? क्या हमारे पास इतने वार्ड्स बन गए हैं जो कोरोना पेशेंट्स के लिए होंगे? क्या हमारे पास वेंटिलेटर्स इतने आ चुके हैं कि हम अगर बड़ी तादाद में देखें असद, बरतानिया जैसे मुल्क में अभी तक 10 से 12 हजार पेशेंट हॉस्पिटल्स में गए और वहां की गवर्नमेंट चीख उठी है। उन्होंने कहा कि अगर ये फिगर डबल हो गया, गोया कि 20,000 पेशेंट हॉस्पिटल्स में पहुंच गए तो उसके बाद जो हेल्थ सिस्टम है वो चौक हो जाएगा। ये मैं बरतानिया की बात कर रहा हूं। बिल्कुल। और आप तो थर्ड वर्ल्ड के कंट्री हैं भाई, खुदा का वास्ता। इसका मतलब है कि आपकी कैपेसिटी इतनी नहीं है, और अगर नहीं है तो कम से कम लोगों को जो एक्चुअल पिक्चर है वो तो दिखा दें। आपको याद होगा कि मार्च में, अप्रैल में जो बात की जा रही थी, चाहे वो ज़ायरीन के मुतालिक हो, चाहे वो तबलीगी इज्तिमा के मुतालिक हो, कि जब इस तरह की गैदरिंग्स होती हैं तो उसमें भी कोरोना वायरस के केसेस का इजाफा का काफ़ी ज़्यादा चांस बढ़ जाता है, उसके इम्कानात बढ़ जाते हैं। लेकिन अभी भी शराजी साहब जो गैर हतमी रिपोर्ट्स हमें बता रही हैं कि हुकूमत ने एक बार फिर तबलीगी इज्तिमा पर कोई पाबंदियां नहीं लगाई, कोई उस तरह की रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई, कोई पॉलिसी नहीं बदली। अगर हम ये सब का सब देख चुके हैं मार्च में, अप्रैल में, तो उसको एक बार फिर दोहराना और अपनी गलतियों से ना सीखना मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा काउंटर प्रोडक्टिव होगा। इसमें भी आप एसओपीज के ज़रिए, रिस्ट्रिक्शंस के ज़रिए इस चीज़ को रेगुलेट कर सकते हैं, क्योंकि आपकी अपनी जान खतरे में है जनाब। बिल्कुल। और मैं समझता हूँ कि, और फिर पता है क्या असद, मैं समझता हूँ कि एसओपीज इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से मैं सिर्फ पिंडी की एग्जांपल देता हूँ जी। 40-50 लाख शहर आबादी का एक शहर है। उस शहर के अंदर टोटल जो पुलिस की तादाद है वो 5,000 है। मुझे बताएं कि उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को भी देखना है और उन्हीं लोगों से कहा जा रहा है कि आपने एसओपीज के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन भी करवानी है। ठीक है। 24 घंटे उन्होंने शहरियों पे भी नजर रखनी है कि किसने मास्क पहना कि नहीं पहना।
और अगर कोई मजदूर जिसके पास खाने के लिए कुछ नहीं, उसने मास्क खरीद नहीं सकता, मास्क लगा नहीं सकता, आपने उनको 100 रुपए का जुर्माना करना है। अच्छा, वो 100 रुपए देने के काबिल नहीं होगा तो क्या करेंगे आप? पुलिस वैन में डाल के हवालात में बंद करेंगे। मतलब है कि कुछ समझ नहीं आ रही कि आप किस तरह के फैसले कर रहे हैं भाई। पहले तो कम से कम आप मास्क की जो कीमत उसको तो एक्चुअल पे लेके आए। जो 5 रुपए का 10 रुपए का मास्क था वो आज 25, 50, 35 में बिक रहा है, उसकी कीमत को आप नीचे नहीं ला सके, और आप एक आम आदमी से कह रहे हैं कि भाई आपने मास्क जरूर पहना है। ऐसा ना करें। और फिर ये है कि जब तक आप लोगों को डराएंगे नहीं, मैं कहता हूँ खौफ एक वाहिद वो एलिमेंट है असद कि जिसके जरिए लोग अपनी जान बचाने की खुद कोशिश करेंगे। वरना पाकिस्तान जैसे मुल्क में हम बार बार ये बात कर चुके हैं कि जहाँ पे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो एक तरह से पैमाना है वो इतना लो है, गोया कि हम समाजी जिम्मेदारी के ऊपर बिलीव ही नहीं करते कि हम अपने आप को बचाएं और हमारी वजह से हमारे घर में, हमारे पड़ोस में, हमारे ऑफिस में कोई हमसे मुतासिर हो सकता है। ये कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता। सिर्फ एक चीज ये है कि हम खौफ दिला सकते हैं यकीनी तौर पे। वो ये ऐसा मरज है कि जिसकी अभी तक कोई दवा अब ईजाद नहीं हुई, और अगर खुदा न खास्ता आपको लग गया तो आपकी जान जा सकती है। और जो एक्चुअल फिगर्स हैं वो सामने लेके आए ताकि लोग डरें और कुछ SOPs पे भी अमल दरामद करें। नहीं, और लेकिन जनाब ये एहसास कौन दिलाएगा जनाब? और समाजी जिम्मेदारी, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं समाजी जिम्मेदारी के मुतालिक, लेकिन एक टॉप डाउन इफेक्ट भी होता है शिराजी साहब। लोग अपने रोल मॉडल्स को देखते हैं जो आपके बड़े बड़े एथलीट्स हैं जिनका सकाफत से ताल्लुक़ है, आपकी जो भी आपका शोबा हो, आपके अपने जब मुंतखब नुमाइंदे जिनमें राना सनाउल्लाह साहब शामिल हैं, वो जब कहते हैं कि जी ये हुकूमत कोविड-19 नहीं है, कोविड-18 है या कोविड-20 है या पता नहीं कौन सा नंबर उन्होंने इस्तेमाल किया और ये उससे भी बड़ी बीमारी है, तो आप ज़्यादा सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में ना सोचें। जब इस तरह की गलत बयानी होती है या इस तरह लोगों को गुमराह किया जाता है इतने बड़े पैंडेमिक के दौरान, और मैं ये नहीं कह रहा कि आपके जो PTI के जलसे हैं उनमें सब ने मास्क पहने हुए हैं या उनमें जो तकरीर कर रहे हैं, खिताब कर रहे हैं, उन्होंने मास्क पहने हुए हैं, लेकिन इस तरह के बयानात तो बिल्कुल ही मिसलीडिंग हैं। मिसलीडिंग है। और मेरा ख्याल में हमारे तो रहनुमाओं को ये सोचना चाहिए कि आज अमेरिका के अंदर ट्रंप साहब पे जो और कोई तनकीद हो रही है और वो अगर इलेक्शन हारने जा रहे हैं, उसमें एक वजह यह है कि उन्होंने कोविड-19 की जो इस सारी पेंडेमिक है उसको बड़े नॉन सीरियस वे में एड्रेस करने की कोशिश की है। तो रिस्पॉन्सिबल ममालिक के अंदर जहाँ पे डेमोक्रेसीज हैं और लोग अकाउंटेबिलिटी पर यकीन रखते हैं, वहाँ पे तो लोग इस तरह देखते हैं कि अगर आपने किसी पेंडेमिक को बेहतर अंदाज में हैंडल नहीं किया तो आप इक़्तिदार खो सकते हैं और लोग आपके खिलाफ एक तरह से उठ खड़े होते हैं। और यहाँ पे आप इस तरह की चीज़ों को अपने पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और बुनियादी तौर पे आम आदमी को ये तासुर दे रहे हैं कि ये कोई इतना सीरियस मामला नहीं है। तो यकीनी तौर पे ये देखने की बात है। लेकिन वही बात आपकी कि क्या किया जाए कि लोग इसके ऊपर भी सियासत कर रहे हैं बजाय लोगों को समझाने के और ये कहने के। जब पार्लियामान का इजलास उस वक्त आपको याद होगा कि ऑनलाइन करने की बात की जा रही थी फवाद चौधरी साहब की तरह से कि खुदा न खास्ता इसकी वजह से अरकान पार्लियामेंट को बीमारी का शिकार ना हो जाएं, तो उस वक्त भी राना सनाउल्लाह साहब और इस तरह के दीगर अफराद यही कह रहे थे कि जी इजलास होने दें, 2-4 को अगर हो भी जाएगा तो क्या हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि ये लोग के जो आम आदमी के लिए रोल मॉडल हैं, अगर वो इस तरह नॉन सीरियस एटीट्यूड दिखाते हैं तो फिर आम आदमी से आप क्या तवक्को कर सकते हैं कि वो इस मामले को बड़ा सीरियसली ले और इसके ऊपर जो आपने SOPs बनाए हैं गवर्नमेंट ने उसको फॉलो करे। मैं नहीं समझता कि फिर आम आदमी को आप उनसे कोई गिला कर सकते हैं या उनको फिर आप 100 रुपये का जुर्माना करना हो या 1 दिन की सज़ा देनी हो। बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए फिर। बिल्कुल सर, और मेरे ख्याल से जाते जाते अप्रिशिएट करना चाहिए उन लोगों जिन्होंने ना सिर्फ मास्क की अहमियत, हैंड सैनिटाइज़र की अहमियत, हाथ धोने की अहमियत, समाजी फासला की अहमियत बार बार दोहराई है, ना सिर्फ अपनी बातों से लेकिन अपने अमल से भी, और इसको अप्रिशिएट करना चाहिए और सबको शायद इस मुहिम में शामिल होना चाहिए। इनफरादी हिफाजत में सबकी हिफाजत है। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। मुझे और शिराजी साहब को अपनी राय से भी आगाह कीजिए और इजाज़त दें। कल तक खुदा हाफ़िज़।